दक्षिणी लेबनान के अंसार इलाके में हुए इस हमले के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सुरक्षा क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला किया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है। इजराइल का दावा है कि इसके बाद उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के उस ठिकाने को निशाना बनाया जहां से इस हमले का आदेश दिए जाने का आरोप है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा इसके बाद सामने आया। इजरायली सेना के मुताबिक हमले के बाद उसे पता चला कि जिस जगह को सैन्य ठिकाना बताया जा रहा था वहां नागरिक भी मौजूद थे, यानी आम नागरिक भी वहां मौजूद थे। और इसके बाद नेतन्याहू की तरफ से वही पुरानी दलील सामने आई। हिजबुल्लाह नागरिकों को मानव ढाल के रूप में यानी ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अब जरा इस दलील को समझिए। एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया, हमला हुआ, वहां बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थी, नागरिक मारे गए और फिर कहा गया कि असली जिम्मेदारी उस संगठन की है जिसने कथित तौर पर नागरिकों को वहां रखा था। यानी बम किसी इमारत पर गिरा लेकिन जिम्मेदारी फिर उसी पर डाल दी गई जो बम गिराने के बाद बचा भी नहीं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के बीच सबसे आसान काम होता है किसी भी नागरिक मौत के बाद एक नया कारण बता देना। मुश्किल काम होता है यह पूछना कि हमला करने वाले ने वास्तव में क्या सावधानी बरती थी, लक्ष्य कितना पक्का था और नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी होने के बावजूद क्या कार्रवाई को रोका जा सकता था। नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इजरायली सेना को नागरिकों की मौजूदगी का पता बाद में चला। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह जानबूझकर नागरिकों को मानव ढाल बनाता है ताकि बाद में इजराइल पर नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया जा सके। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी सैन्य ठिकाने के आसपास नागरिक मौजूद होने की संभावना है तो क्या हमले से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमलावर की भी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि युद्ध में यह कहना आसान है कि सामने वाला नागरिकों को ढाल बना रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का मूल सवाल यह होता है कि सैन्य कार्रवाई करते समय नागरिकों को बचाने के लिए क्या जरूरी सावधानियां बरती गई। किसी इलाके में किसी सशस्त्र संगठन की मौजूदगी अपने आप में उस इलाके में मौजूद हर व्यक्ति को सैन्य लक्ष्य नहीं बना देती। बच्चा सैनिक नहीं हो जाता, महिला सैनिक नहीं हो जाती। परिवार का सदस्य किसी कमांडर के घर में मौजूद हो तो वो खुद सैन्य लक्ष्य नहीं बन जाता। और यही बात इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इस अंसार इलाके में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के एक केंद्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया गया। सेना के मुताबिक रदवान फोर्स के बटालियन कमांडर अली समीर अल-हाज हसन और कई अन्य लोग मारे गए। इजराइल ने हसन को एक वैध सैन्य लक्ष्य बताया है, लेकिन उसी इजरायली बयान में यह भी कहा गया कि हसन के परिवार के सदस्य मुख्यालय के अंदर मौजूद थे और हमले में उन्हें नुकसान पहुंचा। अब सवाल यह है कि अगर किसी कमांडर का परिवार उसी जगह मौजूद था तो क्या यह बात हमले से पहले पता थी? अगर पता थी तो क्या उन्हें निकालने का कोई रास्ता था? और अगर नहीं पता थी तो इतनी संवेदनशील जगह पर हमला करने से पहले खुफिया जानकारी कितनी मजबूत थी? क्योंकि किसी हमले के बाद यह कहना कि हमें नागरिकों की मौजूदगी का बाद में पता चला, उन परिवारों के लिए कोई जवाब नहीं है जिन्होंने अपने लोग खो दिए। जिन बच्चों की मौत हुई उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि बम किसने या किसे निशाना बनाकर गिराया गया था। जिन महिलाओं की जान गई उनके परिवार के लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल ने उन्हें लक्ष्य नहीं माना था। नतीजा एक ही है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और यही इस पूरे मामले की सबसे त्रासदी है। जंग लड़ने वाले नेता बयान देते हैं, सेना अपनी कार्रवाई को सही बताती है, संगठन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, राजनेता प्रेस बयान जारी करते हैं, लेकिन जमीन पर आम परिवार अपने घर, अपने बच्चों और अपनी जिंदगी के साथ खड़े होते हैं। जब मिसाइल आती है तो वो ये देखकर नहीं रुकती कि कमरे में कौन नेता और कौन बच्चा है। इजराइल की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि हिजबुल्लाह ने अपने नागरिकों को जानबूझकर खतरे में डाला। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने भी हिजबुल्लाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन इजरायली सैनिकों को गंभीर रूप से घायल करता है और फिर ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें इजराइल जवाबी कार्रवाई करे। अब उन्होंने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह बच्चों को सैन्य क्षेत्र में लाता है ताकि वो खतरे में रहे। लेकिन यहां भी सवाल यही है दोस्तों कि अगर किसी इलाके में बच्चे मौजूद हैं और वहां सैन्य गतिविधि चल रही है तो क्या उन्हें बचाना सिर्फ एक पक्ष की जिम्मेदारी है?
क्या सैन्य ताकत रखने वाले देश की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो हर संभव तरीका अपनाए ताकि निर्दोष लोग निशाना ना बने? यही वजह है कि नेतन्याहू का मानव ढाल वाला तर्क सवालों से बच नहीं सकता। अगर हिजबुल्लाह वास्तव में नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन उसी तरह अगर इजरायली हमले में नागरिक मारे जाते हैं तो उस हमले की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि सामने वाला दोषी है अपने हमले की जिम्मेदारी से बचने का लाइसेंस नहीं बन सकता। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायली कार्रवाई को आक्रामकता बढ़ाने वाला कदम बताया। संगठन का आरोप है कि इजराइल ने अंसार गांव के बाहरी इलाके में एक घर और दीर अल जरहानी गांव में एक इमारत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल हमलों का दायरा बढ़ा रहा है और नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक समर्थन मजबूत करने के लिए तनाव बढ़ाना चाहते हैं। अब यह आरोप भी अपने आप में राजनीतिक है और इसे भी सबूतों के आधार पर परखा जाना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू की राजनीति को देखते हुए सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या लगातार सुरक्षा संकट और सैन्य तनाव उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि जब किसी नेता की राजनीति लगातार युद्ध, सुरक्षा और खतरे की भाषा के आसपास घूमती तो हर नया हमला उसे अपने पुराने तर्क को दोहराने का मौका देता है। दुश्मन का खतरा, सेना को कार्रवाई करनी होगी, सुरक्षा सबसे पहले है, जवाब देना जरूरी है और फिर कुछ दिनों बाद एक और हमला। इस चक्र का अंत कहां है? अगर ये हमले का एक जवाब एक और हमला है और हर जवाब का हमला फिर हमला है और हर बार नागरिक इलाकों में आसपास लोग मारे जा रहे हैं, तो आखिर इस रास्ते की जीत पर कौन है? इजराइल कह रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार दिया। हिजबुल्लाह कह सकता है कि उसने इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिस घर में बच्चे मारे गए वहां किसी की जीत नहीं हुई। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों की निंदा की है। नवाफ सलाम ने कहा कि ऐसे हमले दक्षिणी लेबनान में हालात स्थिर करने की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं और यही बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सीज फायर के बाद भी हमले जारी रहते हैं और हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं तो सीज फायर सिर्फ कागज पर बचता है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। इनमें अंसार इलाके में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल बताई गई, यानी 5 ऐसे लोग जिनकी मौत को किसी भी सैन्य रणनीति की सफलता के आंकड़े में छिपाया नहीं जा सकता। और यहाँ एक बेहद असहज सवाल सामने आता है, अगर किसी हमले में 3 बच्चे और 2 महिलाएं मारी जाती हैं तो क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि वो लक्ष्य नहीं थे, पर मारे तो गए ना वो? क्या युद्ध में नागरिकों की मौत सिर्फ एक गलती बनकर रह जाएगी? क्या किसी परिवार को ये कहकर सांत्वना दी जा सकती है कि हमला आपके परिवार पर नहीं था, हमला तो किसी और पर था, लेकिन हमें खेद है कि आपके परिवार के लोग मारे गए? इससे सांत्वना नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि युद्ध के मामलों में सिर्फ इरादा नहीं बल्कि कार्रवाई का तरीका भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी हमले का लक्ष्य सैन्य हो सकता है, लेकिन अगर उस हमले में नागरिक को नुकसान या नागरिक नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा है तो सवाल उठते हैं कि हमला करना कितना जरूरी था, कितना उचित था और क्या इससे कम नुकसान वाला कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था? और यही सवाल नेतन्याहू की सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मतलब सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो सकता। अगर आपकी सुरक्षा नीति के नाम पर दूसरे देश के नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं तो लंबे समय में वो नीति और ज्यादा असुरक्षा पैदा कर सकती है। दक्षिणी लेबनान पहले से ही कई दौर की हिंसा देख चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए युद्ध कोई टीवी की खबर नहीं है। उनके लिए युद्ध का मतलब है स्कूल बंद होना, घर छोड़ना, परिवारों का अलग होना, कारोबार रुकना और हर रात ये डर कि अगला धमाका किसके घर के पास होगा। और जब इस तरह के माहौल में बच्चों की मौत होती है तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहती, ये पूरे समाज के भीतर गुस्सा और डर पैदा करती है। यही गुस्सा आगे चलकर नए तनाव को जन्म दे सकता है। फिर हिजबुल्लाह जवाब देता है, इजराइल फिर जवाब देता है, फिर लेबनान के किसी गांव में हमला होता है, फिर कोई नया कमांडर मारा जाता है, फिर किसी परिवार का घर टूटता है और फिर दोनों तरफ से बयान आता है कि असली दोषी सामने वाला है। मतलब युद्ध की मशीन चलती रहती है और इंसान उसके नीचे पिसते रहते हैं। नेतन्याहू की सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर सुरक्षा चुनौती का जवाब सिर्फ सैन्य ताकत से दिया जा सकता है? इजराइल के पास मजबूत सेना है, उसके पास आधुनिक हथियार है, उसके पास खुफिया क्षमता है, उसके पास अमेरिका जैसे शक्तिशाली सहयोगी है। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी अगर हर कुछ समय में नया संघर्ष खड़ा हो जाता है तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ सैन्य समाधान पर्याप्त है?
क्योंकि सैन्य ताकत किसी दुश्मन के एक कमांडर को मार सकती है, किसी ठिकाने को नष्ट कर सकती है, किसी हथियार को खत्म कर सकती है, लेकिन वो उस गुस्से को शांत नहीं कर सकती या उस गुस्से को खत्म नहीं कर सकती जो किसी बच्चे की मौत के बाद पैदा होता है। और यही बात नेतन्याहू की रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर एक परिवार अपने बच्चे को खोता है और फिर उसी परिवार के भीतर अगली पीढ़ी बदले और गुस्से की भावना लेकर बड़ी होती है, तो एक हमला खत्म होकर भी उसका असर खत्म नहीं होता। युद्ध में इमारतें टूटती हैं, लेकिन असली नुकसान अक्सर लोगों की सोच को होता है। भरोसा टूटता है, सुरक्षा की भावना टूटती है और फिर बातचीत की जगह और ज्यादा नफरत ले लेती है। इसलिए अगर नेतन्याहू सच में इजराइल की सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ यह नहीं देखना होगा कि कितने हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए, उन्हें यह भी देखना होगा कि कितने आम लेबनानी परिवार इजराइल को अपने लिए खतरा मानने लगे हैं। क्योंकि किसी इलाके को सिर्फ बम से शांत नहीं किया जा सकता। आप एक इमारत गिरा सकते हैं, एक ठिकाना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी समाज की नाराजगी को मिसाइल से नहीं खत्म कर सकते। और यही कारण है कि सीज फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में तनाव का बने रहना बहुत चिंताजनक है। सीज फायर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ घंटों के लिए गोलीबारी रुक जाए। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष हिंसा को कम करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन अगर एक तरफ से हमला होता है, दूसरी तरफ से जवाब आता है और फिर नागरिकों की मौत होती है, तो सीज फायर धीरे धीरे सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। और इस पूरे मामले में एक और बात ध्यान देने वाली है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित संगठन बताता है। हिजबुल्लाह भी इजराइल को अपना प्रमुख दुश्मन मानता है। यानी ये संघर्ष सिर्फ दो पक्षों का स्थानीय विवाद नहीं है, इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति भी जुड़ी है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और लेबनान की राजनीति सब किसी न किसी तरह से इस समीकरण से प्रभावित होते हैं। इसलिए दक्षिणी लेबनान में एक छोटा सैन्य हमला भी बड़े क्षेत्रीय तनाव का हिस्सा बन सकता है। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ लेबनान और इजराइल तक नहीं रहेगा, सीरिया, ईरान और पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। और इसलिए इस समय सबसे जरूरी चीज है हर पक्ष अपनी भाषा और कार्रवाई दोनों में संयम दिखाए। लेकिन समस्या यह है कि नेतन्याहू की राजनीति में संयम शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, जमीन पर उतना दिखाई नहीं देता। हर बार सुरक्षा खतरे का हवाला, हर बार जवाबी कार्रवाई, हर बार दुश्मन को खत्म करने की बात, और हर बार यह दावा कि कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन अगर कार्रवाई के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता तो फिर सवाल उठता है कि क्या रणनीति सही है। अगर किसी कमांडर को मारने के बाद भी संगठन मजबूत या मौजूद रहता है, अगर एक ठिकाने को नष्ट करने के बाद भी अगले दिन दूसरा ठिकाना सामने आ जाता है, और अगर एक हमले के बाद 10 नए हमलों का खतरा पैदा होता है, तो क्या वो स्थायी समाधान है या फिर यह सिर्फ हिंसा का एक ऐसा चक्र है जो खुद को लगातार दोहराता रहता है। नेतन्याहू के समर्थक कहते हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। यह तर्क अपनी जगह है। किसी भी देश के सैनिकों पर हमला हो तो सरकार सामने से जवाब देने का दबाव देती है, लेकिन इसी के साथ एक दूसरी जिम्मेदारी भी होती है, नागरिकों की सुरक्षा। अगर 3 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए तो उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके जवाब में 3 बच्चे और 2 महिलाएं मारी जाए तो सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जवाब की सीमा क्या होनी चाहिए। यही बैलेंस, यही संतुलन युद्ध में सबसे कठिन होता है। सैनिकों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा दोनों जरूरी है, और किसी एक को बचाने के नाम पर दूसरे की जान को महत्वहीन नहीं बनाया जा सकता। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने अपने परिवार के सदस्यों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अगर यह सच है तो यह भी गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई संगठन नागरिकों के बीच मौजूद है तो उससे निपटने का तरीका भी सवालों से बाहर नहीं हो जाता, क्योंकि युद्ध में सबसे आसान जवाब होता है कि वो दोषी है, हम नहीं। लेकिन असली जिम्मेदारी शुरू होती है सवाल पूछने से। क्या लक्ष्य की पुष्टि हुई थी? क्या नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी थी? क्या हमला टाला जा सकता था? और अगर टाला जा सकता था तो क्यों नहीं टाला गया? क्या कोई काम कम नुकसान वाला तरीका था क्या? और अगर नहीं था पैच, और अगर नहीं था तो क्या हमले का सैन्य फायदा संभावित नागरिक नुकसान के मुकाबले उचित था? इन सवालों के जवाब जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लेबनान में लोग मारे गए, बल्कि इसलिए कि अगर आज इन सवालों को नजरअंदाज किया गया तो कल यही सवाल इजराइल के किसी और हमले के बाद फिर सामने आएंगे और फिर नेतन्याहू की सरकार वही जवाब देगी। हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, मानव ढाल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमला जरूरी था।
लेकिन इस तर्क की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इससे नागरिक मौतों की जवाबदेही हमेशा कहीं और चली जाती है, और जब जवाबदेही कम होती है, कहीं नहीं होती है, तो युद्ध कभी खत्म नहीं होता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।